हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के बारे में। ये जो हमारा आज का सेशन है ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और केमिस्ट्री यानी कि जनरल एलिमेंट्री साइंस के अंतर्गत आता है। तो उसके अंदर जो है हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, केवल और केवल परमाणु संरचना के बारे में। आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगे उन सब में जो है एक एक करके हम सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के भी डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी के भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है उसके जो स्पेस से क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम देखेंगे। देखो, ये जो हमारा जो वीडियोस है केवल सिंगल वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो यूपी ट्रिपल एस सी या आर ओ, ठीक है, इन सभी या स्टेट ओरिएंटेड एग्ज़ाम भी की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशल, ठीक है। तो इसमें क्योंकि डिटेल हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको जानना है परमाणु संरचना क्या होता है, ठीक है। परमाणु संरचना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। साथ साथ हम इंग्लिश भी लिखते चलेंगे ताकि अन्य जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ समझो कि परमाणु संरचना समझने से पहले भी हमको एक चीज़ समझना होगा जो है परमाणु के बारे में, कि एटम्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, पहले जो एटम है एक लैटिन वर्ड एटोमियो से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अनब्रेकेबल। इसे कहते हैं हम लोग अखंडनीय, ठीक है। या इसे ही बोलते हो इनडिविजिबल, अविभाज्य, ठीक है। अखंडनीय, इनडिविजिबल या अविभाज्य, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि हमने देखा कि ये एटोमियो से मिलके बना है, जिसका मतलब अनब्रेकेबल और अनडिविजिबल है। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में ये बताओ, सोच करके दिमाग से, कि वाई वी आर टेकिंग लैटिन वर्ड। सोचो कि अधिकतर जितनी भी लगभग जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, या तो वो ग्रीक वर्ड से, विच आर डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अधिकतर तो ग्रीक को छोड़ दो, लैटिन वर्ड तो बहुत देखने के लिए मिल जाता है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय ये जो लैंग्वेज है ना, लैटिन लैंग्वेज, इस समय ये डेड लैंग्वेज है। जो लैटिन लैंग्वेज है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, वो इस समय क्या है? डेड लैंग्वेज है। और उसके बाद जो किसी, ये लैंग्वेज जो है अभी प्रचलन में नहीं है, ये जो लैंग्वेज है वो अभी प्रचलन में नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम किसी दूसरे लैंग्वेज को लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी विवादित चीज़ें होती हैं। और वैसे भी हम बता दें, जैसे मान लो इंग्लिश को ले लो, तो इंग्लिश का क्या, कोई बहुत सारे ऐसे होते कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते कि नहीं होते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इनमें एक चीज़ और जो है अच्छी बात ये है कि लैटिन वर्ड में जो है केवल सिंगल मीनिंग निकलता है, किसी भी वर्ड का सिंगल मीनिंग होता है, बहुत ज़्यादा उसके अर्थ नहीं बनते हैं, इसलिए जो है ये इसे लैटिन वर्ड से डराइव किया गया। बात समझे? अच्छा, साथ ही साथ जो है हम लोगों ने देखा कि इस तरह से है। लेकिन अगर हम शुद्ध लेमन जो है एक नॉर्मल ह्यूमन की भाषा में अगर समझे कि बताओ परमाणु क्या होता है, तो सीधी सीधी बात है कि देखो, दुनिया में या अपने अगल बगल देखो, अपने आसपास देखो, कि जो कोई भी वस्तु तुमको मिल जाए ना, ठीक है, सोचो कि क्या वो ऐसे डायरेक्ट थी? ठीक है, नहीं ना। कोई भी, जैसे मान लो अगर लड्डू ही है तो लड्डू ऐसे डायरेक्ट लड्डू नहीं बन गया, छोटी बुनियां तो लगी हो ना उसको इकट्ठा करके बनाने में, समझे कि नहीं समझे? तब जा करके वो एक ज्वाइंट होकर के वो एक लड्डू बना, समझे कि नहीं समझे? उसी तरह से एवरी ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ है, हमारे इन्वायरमेंट में है, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट विच आर मेड बाय द टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिससे हम लोग एटम बोलेंगे या परमाणु बोलेंगे, ठीक है। तो संसार की या दुनिया की हर एक वस्तु जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु ही किसी भी रिएक्शन में
पार्टिसिपेट करता है। ये भी याद रखना, कोई भी अभिक्रिया हो तो परमाणु क्या करता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का काम करता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बिना अपघटित हुए। ठीक है, ये चला जाता है। और एक चीज और बता दें, परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो एटम्स और वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड विच इज आल्सो मेड बाय द एटम्स। ठीक है, ये याद रखना, व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स, यानी दो या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, अणु या जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें यहीं पे तो साइज ऑफ एटम देखते हैं, यानी कि इसकी साइज की बात करते हैं, यानी कि आकार की बात करते हैं। ठीक है, देखो आकार क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है, तो हमको जब अपनी नेक्ड आई से परमाणु नहीं दिखाई देती तो बताओ उसकी साइज को क्या हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी है, वी कांट सीन बाय आवर नेक्ड आईज, हम अपनी जो है खुली आंखों से देख नहीं सकते। सोचो इतनी छोटी सी वो है। ठीक है, तो साइज काफी छोटी होती है। और जब कभी भी हम साइज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे छोटा परमाणु है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहां पे मेंशन मैं कर देता हूं, स्मॉलेस्ट जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा परमाणु अगर बात करें तो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम अगर किसी का है तो किसका है, हाइड्रोजन का है। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसकी हम बात करते हैं तो ये याद रखना वो कितना होता है, 0.28 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 0.28 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एक और बात हम बता दें कि जो एंगस्ट्रॉम होता है, आपको शायद पता हो, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्यों मैं ऐसे लिखा, वो फिजिक्स की बातें मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी इतना जानो कि जब कोई छोटी या बड़ी यूनिट लिखनी होती है तो उनको 10⁻⁴ के फॉर्म में लिखते हैं, विच इज नोन एज अ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, यानी कि जब कोई भी वैल्यू बहुत छोटी हो या कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो, ठीक है, उसके लिए जो है यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो है वैज्ञानिक संकेतांक की यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, विच इज रेज्ड एज अ पावर ऑफ 10। ठीक है, तो देखो ये 0.28 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। वैसे ही एक नैनोमीटर, ठीक है, में 1 × 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन में 1 × 10⁻³ मीटर होते हैं। तो ये चीजें हम बताएंगे जब फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि सबसे छोटा परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है, और वो होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है? अभी तक नहीं ना, बहुत सारे परमाणु हैं, तो उनको हम एक एक करके कैसे याद करेंगे? इसलिए हम एक कैटेगरी बना दी कि यहां से लेके यहां तक के लगभग सभी इसके बीच में आएंगे। ठीक है, तो all atoms, the size of all atom which is belonging to 0.7 angstrom to 2.5 angstrom। ठीक है, यानी कि बाकी के जो एटम्स होते हैं और भी जो एटम्स हैं, ठीक है, उनकी अगर रेडियस बोले तो साइज की बात करें तो वो कहां से होते हैं, 0.7 एंगस्ट्रॉम टू 0.25 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच ही में ये होते हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जहां कहीं भी लगे कि ये चीजें समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता देना, मैं अगली बार उसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियोस कैसा लगा ये जरूर बताइए। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए, हमने देखा कि ये चीजें जो है इस तरह से रेडियस वगैरह जो है हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज ये ध्यान से देखना, परमाणु भार, इसकी थोड़ी सी भार की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वेट की बात करते हैं। ठीक है, तो वेट की बात करें तो फिर से हमारे दिमाग में आया कि हाइड्रोजन का भाई बिल्कुल याद करना है, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1.008 AMU, 1.008 AMU का पहले फुल फॉर्म, जैसे कोई भी चीज खरीदने जाते हो मार्केट में तो
क्या होता है, उसकी यूनिट तो होती है ना, जैसे मान लो आलू खरीदने गए, केले खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए, उसकी यूनिट होती है, केजी में खरीदे, मीटर में खरीदे, लीटर में खरीदे, ये सब चीजें खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, ठीक है। तो वहां भी हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि दो वैल्यू होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक दूसरी वाली जो है ये मात्रात्मक वैल्यू होती है, क्वांटिटी वैल्यू होती है, जिसको बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो एएमयू है, जिसको बोलते हो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बस हमको इतना ही याद ध्यान देना है, इस पे पीएचडी नहीं करनी है कि आपसे एएमयू पूछेगा वो तो फिर बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे पूछेगा। तो 1.008 एएमयू जो है इट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का याद करना है, ठीक है। और अगर बाकी की बात करें अदर एटम की, ठीक है, और भी जो एटम है उनकी बात करें, अदर परमाणु की, तो उनकी जो होती है ना, वो होती है 2 एएमयू से लेकर के 2 एमयू से लेकर के 260 एएमयू के बीच में होती है, 2 से लेकर के 260 एएमयू के बीच होती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे यहां तक हमने जो है बेसिक चीजें कवर किया। अब क्या बात है, परमाणु की संरचना की ओर हम बढ़ते हैं। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने बोला कि 19वीं सेंचुरी तक, ठीक है, लोग बहुत सारा जो है अवेयर हो चुके थे, ठीक है। और 19वीं सेंचुरी के मतलब मध्य तक जो है बहुत सारे मेजर ड्राफ्ट चेंजिंग जो है होने लगे थे, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अलग अलग खोज कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट निकल कर आते हैं और वो बताते हैं डाल्टन की जो थ्योरी है उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एवरी पार्टिकल्स व्हिच आर मेड, एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच आर मेड बाय द टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज द एटम, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। लेकिन बाद में ये चीजें उनकी थ्योरी गलत होती नजर आई 19वीं शताब्दी में। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि अब जो है प्रूविन हो गया कि एटम जो होते हैं ना, जो एटम होते हैं आर डिविजिबल, एटम आर डिविजिबल, यानी कि ये विभाजित हो सकते हैं, ये इनको तोड़ा जा सकता है। तो 3 साइंटिस्ट निकल कर आते हैं, उनके नाम हम मेंशन करूंगा यहाँ पे। एक थे कौन से, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद जो है जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, और ये आते हैं। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी, जो इनडिविजिबल की बात करती थी, वो गलत सिद्ध हो गई, यानी कि अब तोड़ा जा सकता है, यानी कि जो परमाणु होता है वो विभाजित हो सकता है, ये मुद्दे की बात यहाँ पे बताई गई। तो ठीक है, विभाजित हो सकती है, यहाँ पे चीजें देखी गई, तो अब हम विभाजित करवाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो ये आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने देखा कि किस हिसाब से उनकी साइज थी, किस हिसाब से जो है उनकी जो रेडियस थी, ठीक है, वेट थे, ठीक है। अब देखो जो एटम हुआ, ठीक है, जो एटम है यानी कि जो परमाणु है उसको तोड़ा जा सकता है, ये बोला गया कि इट इज डिविजिबल, ठीक है। अब ये जब तोड़ा गया तो 2 हिस्से में तोड़ा गया, ठीक है। एक को बोला उन्होंने क्या, एक को बोला कि ये होंगे तुम्हारे स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्थायी कण, ठीक है। और एक होंगे अनस्टेबल पार्टिकल, जिसे बोलेंगे क्या हम, अस्थायी कण, ठीक है। एक होगा स्थायी कण स्टेबल पार्टिकल, तो दूसरा होगा अस्थायी कण अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल पार्टिकल को एक नाम से जानते हैं, एक और इससे ही स्टेबल पार्टिकल को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मौलिक कण, ठीक है। क्या बोलते हैं, मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल। और ये तो वही वाली बात है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो ये जो है इतने हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो ये जो फंडामेंटल जो पार्टिकल है ना, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन कौन से, 3 निकल के आते हैं। एक तो आता है इलेक्ट्रॉन, साथ साथ देखते चलो और लिखते चलो। दूसरा नंबर आता है प्रोटॉन, और तीसरा नंबर आता है क्या,
न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आते हैं यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो अस्थायी कण होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो अस्थायी कण में देखो कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है मेशान, इसमें आता है मेसान, हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है मेशान। एक आता है पाई प्लस मेशान, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूटिनो, न्यूटिनो, फिर आता है एंटी न्यूटिनो, फिर आता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से जो है 5 ऐसे पार्टिकल हैं जो अनस्टेबल में आते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई प्लस मेसॉन, ठीक है। और ये टोटल जो है हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये कुछ ही समय के लिए रहता है, हमेशा ये नहीं रहता है, इसीलिए इसे अस्थायी कण कहते हैं। और किसी भी एटम की, कोई एटम की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, ये डिसाइड करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसलिए हमको जो पढ़ना है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलेंगे। अच्छा, इन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पाई प्लस मेसॉन, ये सब जो लिखे हुए हैं इसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक एक करके हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इन सभी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ये इसकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की बात करते हैं तो किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। ये जो है नेगेटिव होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, e के पावर -1। इसका चार्ज जो होता है, अगर बात करें आवेश की, चार्ज की या आवेश की, ठीक है, तो वो होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम, ठीक है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। आई होप ये चीजें, यानी कि ये कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, अगर मेंशन करना चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो, 1897 में। कब किया था, 1897 में जो है इसकी खोज हुआ था, ठीक है। आई होप ये चीजें यहाँ पे समझ में आए आपको। दूसरी बात, अगर हम इसके द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, यहीं पे इसके मास क्या होता है, तो द्रव्यमान की बात करते हैं, तो ये होता है 9.1 गुणे 10 पे -31 kg, ठीक है। तो ये जो है इसके द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखेंगे, प्रोटॉन का डिस्कवरी कब हुआ था ये भी देखेंगे। देखो पहले प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन के बारे में हम देखते हैं। तो प्रोटॉन को पहले तो देखो P+ से लिखा जाता है, ये पॉजिटिव होता है। इसकी डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड, ठीक है, ये भी जान लो। इसका जो चार्ज होता है, चार्ज यानी कि आवेश, सेम एज जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका होता है, बस ये पॉजिटिव होता है। तो ये 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम होता है, ठीक है। इसकी जो द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान बोले तो मास, ठीक है, तो ये हो गया 2.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, ठीक है। तो हमने देखा ये इसका जो प्रोटॉन होता है ना, लगभग जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की ये बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब न्यूट्रॉन की देख लेते हैं। देखो जो क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए उनका नाम जो है न्यूट्रॉन पड़ा। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, पहली बात तो ये भी समझो कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम जो है न्यूट्रॉन पड़ा। तो ये भी समझो, यहाँ पे मैं इस तरह से मेंशन करना हूँ, ठीक है। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इनके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है, नो चार्ज, यानी कि कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी जो डिस्कवरी, अगर खोजकर्ता की बात करते हैं तो वो हैं जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक जो है इसकी खोजकर्ता है। किसने किया था इसकी डिस्कवरी, जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी किया था,
आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका जो द्रव्यमान है, जो इसका मास है, ये है 2.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या है, उदासीन होते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम चीजों को डिस्कस किए। बाकी इसमें बस हमको नाम ही जानना है, इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, एक चीज और समझेंगे कि जो अगर हमको लर्न करना है, इन चीजों को लर्न करना है कि कैसे डिस्कवरी अधिकतर पूछा कौन किसने किया, तो एक टर्म इस्तेमाल करना है, ईटा पर नाचे। ठीक है, एक जो है ये एक ट्रिक है लर्न करने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी किया था। ठीक है, आई होप यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिखता हूं, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं, ई से जो है हमारे पास, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और टा से हो गया टॉमसन या थॉमसन, प से जो है यहाँ पे हो गया प्रोटॉन, र से हो गया रदरफोर्ड, न से हो गया न्यूट्रॉन, और च से हो गया चैडविक। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप याद कर सकते हो कि जो है इसके डिस्कवरर कौन है, किसने जो है डिस्कवरी किया। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो परमाणु की जो नाभिक है, न्यूक्लियस, थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे। तो जो परमाणु का जो नाभिक होता है ना, वो किससे मिलकर के बना होता है? ठीक है, तो वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर के। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अभी देखो, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये सेल बनी हुई है, न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है, सेल बनी हुई है। इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हो नाभिक। ठीक है, और नाभिक में क्या होते हैं ये भी समझना, ये जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये भी याद रखना। इसलिए जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है, इससे पता चला कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, ये भी याद रखना, यानी कि पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो सेल बने होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, उसके चारों तरफ जो है रिवॉल्व्स करते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं, घूमते रहते हैं। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से जो है इनको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। और तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने देखा कि क्या है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच, तो जो सम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के घटक हैं। ठीक है, ये क्या है, ये नाभिक के घटक हैं, फैक्टर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बाहर होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ये जो सेल बना इसके अंदर होंगे, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज तो समझना कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज बोले तो सेम चार्ज, एक जैसे, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जिसको बोलते हो रिपल्सन या प्रतिकर्षण। क्या बोलते हो, प्रतिकर्षण। उसके बाद दूसरी बात होती है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन होता है उनके बीच, इसको बोलते हो आकर्षण। ठीक है, तो ये दो चीजें देखो। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि देखो, ये तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना,
और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये इसके बीच भी अट्रैक्शन होगा, ये समझना, समझ रहे हो बात को। तो एक यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, यहां पे होगा तुम्हारा अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण लगेगा। वहीं अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच, वहां पे तो होगा क्या, रिपल्सन। तो एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, इतना समझाने के बाद अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब निगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। अब तुम बताओ, अगर तुम एक जिस जगह पे खड़े हो, अगर वहां पे ऐसे गोल गोल सा घूम रहे हो, ऐसे बच्चे खेलते हैं ना, खूब तेजी से ऐसे गोल से घूमो, ठीक है, और एक ऐसा समय आएगा जैसे ही तुम रुकोगे तो क्या होगा, तुम वहीं के वहीं गिर जाओगे, गिरोगे कि नहीं गिरोगे। तो एक कहानी ये सोचो कि मान लो कोई एक जगह से ऐसे गोल गोल से घूम रहा है, गोल गोल से घूम रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इसी न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा। और क्यों गिरेगा, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, जिससे एटम की एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व ही समाप्त हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एटम का एग्जिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि अगर तुम पढ़े होगे कहीं पे फिजिक्स में, तो एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो यहां पे ना वही अप्लाई हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले हम बता दें कि क्या होता है, द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि एक ऐसा बल जो केंद्र की तरफ लगता हो। ठीक है, फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, एक ऐसा बल जो केंद्र की तरफ लगता हो, उसे कहेंगे हम लोग क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे जब ये गोल गोल सा घूम रहा है ना, तो भले ही इसके बीच देखो, इनके बीच देखो, पहली बात तो अट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिपल्सन हो रहा है, और तीसरी बात सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। यही रीजन है कि ये इनका बैलेंस जो है बना रहता है और इनकी एग्जिस्टेंस भी बना रहता है। ठीक है, नहीं तो केवल प्लस माइनस रहता, अट्रैक्शन रहता, तो वो उसमें आकर के न्यूक्लियस में गिर जाता, जिससे उसकी एग्जिस्टेंस भी समाप्त हो जाती है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से समझो, पहले ये हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ देखो अभी एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे बोलते हो, अब यहाँ पे हमने बताया तो इसको भी बता ही देते हैं, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ना अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से दूर लगता है। अब पहले एग्जांपल हम बता देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल। अधिकतर देखोगे कि गांव में क्या होता है, जब खेत लोगों के कट जाते हैं, ठीक है, यानी कि खेतों में जो हार्वेस्टिंग होता है वो हो चुका होता है, तो क्या होता है कि लोग जो है या अपनी गाय भैंस को ले जाकर छोड़ देते हैं, जिनके पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, वो खेतों में ले जाकर के जो जहाँ पे घास वास रहती है, वहां पे एक बड़ा सा लंबा सा जो है रस्सी के साथ जो है खूंटा गाड़ करके जो है उस अपनी गाय को या भैंस को बांध देते हैं। तो एक सर्टेन टाइम बाद जो है क्या होता है, अब देखो कि जो गाय है ना, गाय मान लो यहाँ खूंटा गड़ा हुआ है, अब गाय की रस्सी इतनी बड़ी, अब इतना ही गोला तो चलेगी ना खेत में। अब बताओ इसके चारों तरफ जो घास है, वहां तो वो नहीं जा पाएगी, कितना भी वो लपकने की कोशिश करेगी नहीं पहुंच पाएगी। तो एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जैसे वो ट्राई कर रही है उधर की जाने की, तो उसको रस्सी खींच रही है टूवर्ड द सेंटर, खूंटा क्या हुआ सेंटर है, अब वो खूंटे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल देख लो, दूध से दूध से जो है क्रीम निकालना, दही से जो है जो मक्खन होते हैं उसको निकालना, तो
उसमें देखोगे मथनी होता है ना, तो क्या करते हैं लोग, तो उसमें जो है जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऐसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे इस तरह से उसको घुमाया जाता है। तो घुमाने के बाद जो उसके जो क्रीम या ये कह लो कि मक्खन वाले जो पार्टिकल होते हैं वो साइड साइड में आ जाते हैं, यानी कि उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि आखिर में जो है और भी क्या क्या चीजें होती हैं इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। थोड़ा सा वीडियोस ये लॉन्ग है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे इसमें, तो आज हम पूरा कंप्लीट ही कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि दोबारा जो है नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हमको जो है हम पढ़ाएं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये चीज हमने देखा कि इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होती हैं। अब देखो कोई भी एटम है, सपोज कर ले यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लो ये एक्स है, ये इसको मान ली एटम यानी कि परमाणु, ये हमने मान लिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम जेड लिखते हैं और यहाँ पे ए लिखते हैं, ये जो ए लिखा ना इसको बोलते हो मास नंबर, इसको क्या बोलते हो, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, इसको मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बोलते हो। और जो यहाँ पे जेड दिख रहा है ना इसको बोलते हो परमाणु क्रमांक, क्रमांक या एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, ये सब चीजें तुमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और जब कभी भी हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से, द्रव्यमान संख्या में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे परमाणु क्रमांक को, द्रव्यमान संख्या में से हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक को जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि ए में से जेड को माइनस करने के बाद हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा हूं 18 AR 40, ठीक है, 18 AR 40। अब देख के बताओ, यहां से अगर कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे एटॉमिक नंबर कौन सा है, तो एटॉमिक मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 18 हो गया, ये मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है, वो कितना हो गया, 40 हो गया। एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं तो वो आर्गन हो गया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या कहा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है, 18 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हो, वो भी कितना है, 18 है, बस यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ प्लस लगा देना। लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे ना, तो क्या करेंगे, 40 में से 18 को घटा दो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में 40 में से 18 घटाओगे, 10 माइनस 8 2 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 22 न्यूट्रॉन जो है वहां पे होंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, फिर वहां पे पहुंचते हैं हम लोग जो आगे की टॉपिक है, ठीक है। जैसे मान लो एक हम लिख रहे हैं यूरेनियम, यूरेनियम ले लेते हैं 92U235, ठीक है, 92U235, ठीक है, 92। अगर हम यहां बात करें तो देखो एटॉमिक जो नंबर है
यानी कि परमाणु क्रमांक, ठीक है, वो कितना है 92 है। फिर अगर हम बात करें मास नंबर की या द्रव्यमान संख्या की तो वो कितना है 235 है, ठीक है। अगर हम बात करें एटम कौन सा है मेरे पास तो वो है यूरेनियम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते तो जितना ये रहता है उतना ही रहेगा, बस माइनस में लिख देना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ये इतने ही होगा, बस प्लस में लिख देना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमने कहा था इसमें से इसको माइनस, क्योंकि हमको पता है ना कि ये वाला ए होता है ये जेड होता है, तो 235 में से 92 घटाओ, 5 में से 2 घटाओ 3 हुआ, 13 में से 9 घटाओ 4, 143, 143। तो इस तरह से जो है हम निकाल लेंगे कि किस तरह से जो है इनके एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर वगैरह है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उसको बोलते हो हम लोग क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसको बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं उसको, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है, तो जिन आयनों में, परमाणुओं में, इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है क्या होती है, समान होती है। आयन हो, ठीक है, आयन हो, परमाणु हो, ठीक है, आयन हो सकता है, परमाणु हो सकते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, अगर समान है तो हम कहेंगे ऐसे को आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो Na है, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले तो देखो Na के पास 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, 11 इलेक्ट्रॉन है। और जब कभी भी किसी कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तो उस पर प्लस आ जाता है, तो ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा जब, तो इस पर प्लस आ जाएगा। और बताओ जब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब एक दे दिया तो कितना होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहीं Mg की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो पड़ता है 12 नंबर पे, तो सोचो इसका कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। Mg जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे देता है, Mg पे 2 प्लस आ जाता है, तो बताओ कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम देख के बताओ कि ये दोनों सेम है कि नहीं है ना। तो यहां से हम देखें तो Na पे 1 प्लस एंड Mg पे 2 प्लस, ये क्या है, आइसो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, सेम है। वहीं एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है वो होता है माइनस, तो -2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये चीजें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो है आगे मिलेंगी, जब बॉन्डिंग वगैरह पढ़ाया जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो कि यहाँ पे ये जो Na पे 1 प्लस है, Mg पे 2 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस जो है, ये सब के सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक उनको कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सिमिलर होती है, समान होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एक एक करके समझ में आएगा। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे कितना भी करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जब जब वो चैप्टर चलेगा ना, जब वो टॉपिक आएगा तो उस चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, तो ये वाला भी आल्सो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तुमको जो वो प्लस माइनस कैसे हो रहे हो वो तुमको नहीं पता है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समस्थानिक, समस्थानिक, इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। क्या बोलते हो, आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो कह रहे कि इसमें ना ऐसे परमाणु जिनकी जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम हो,
यानी कि ऐसे सोच लो, परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होगा, वो भिन्न होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार भिन्न होगा। ठीक है, तो ऐसे परमाणु, ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनके जो है परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, अब ध्यान से समझो, पहले एक एक करके समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन जो होता है इसके थ्री आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से 3 समस्थानिक होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना है कौन कौन से 3 होते हैं। तो पहला नंबर देखो यहाँ पे, फर्स्ट नंबर होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। ध्यान से देखो पहले, 1H1, 1H2 और 1H3। अब इसमें से देख के बताओ कि क्या एटॉमिक नंबर, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो परमाणु क्रमांक है वो नीचे होते हैं और परमाणु भार कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। ठीक है, तब देखो जल्दी से, तो यहाँ पे सबके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास जो परमाणु क्रमांक है वो सब 1 1 है कि नहीं है, 1 1 1। जो परमाणु भार है, यानी कि जो जिसे मास नंबर भी कह सकते हो, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हो, वो 1 2 3 है कि नहीं, जो ऊपर है वो क्या है, भिन्न है, डिफरेंट है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स हैं, और भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, इसका नाम जो है, इसको बोलते हो प्रोटियम, इसको बोलते हो क्या, प्रोटियम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटियम। ठीक है, इसको बोलते हो, इसका नाम होता है ड्यूट्रियम। ठीक है, इसको बोलते हो क्या, टाइट्रियम। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम 3 ऐसे हैं। ठीक है, अब देखो इसको जो सामान्यतः जो अगर हम लिखें मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो इसको H2 लिखते हो, तो ऐसे इसको लिखोगे D2, वैसे इसको लिखोगे T2, S2 D2 T2। ठीक है, जब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा H2O मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा D2, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा T2। तो हमने देखा कि यहाँ पे H2O, D2O और T2O बना है। ठीक है, H2O जो यहाँ पे जो बनता है ना, इसको बोलते हो हम लोग सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, जिससे बोलते हो मृदु जल। ठीक है, जो D2O वाला होता है, ये वाला होता है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, इसे बोलते हो कठोर जल, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या, लैब वाटर। ठीक है, इस तरह से जो है 3 तरह के, हम यहाँ पे देखो आइसोटोप्स के साथ साथ जो भी कुछ एडिशनल चीजें वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट वाटर कैसे पहचानेंगे, हार्ड वाटर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, लैब वाटर तो लैब में यूज होता है, उसको छोड़ो। तो देखो जो कोई भी पानी, जो कोई भी पानी है, और अगर वो साबुन घोलने पे, सरफ घोलने पे जो है बहुत ज्यादा झाग उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि वो जो है मृदु जल है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वो मृदु जल है। और अगर वो बहुत ज्यादा झाग उत्पन्न नहीं करता है तो वो क्या बोलेंगे हम, कठोर जल है। कठोर जल में यहां मैं मेंशन करता हूं, जो हार्ड वाटर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, सोडियम, सोडियम मतलब Na, एंड पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के, इनके जो है ना क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। और यही रीजन होता है कि ये हार्डनेस शो करते हैं, कठोरता शो करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3,
पोटेशियम का बाइकार्बोनेट KSCO3 ये होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसकी हिंदी भी यही है। सोडियम बाइकार्बोनेट को एक और नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हम अब देखो कैसे हार्डनेस को दूर कर सकते हो। अगर मान लो है उसको गर्म कर दो, पानी को गर्म करने पे। अच्छा, अगर देखो सामान्यतः कैसे पहचानोगे, तो कई बार देखोगे पानी अगर गर्म कर रहे हो तो गर्म करने के बाद जैसे ठंडा होता है तो उसके जो जो हमारे पास जो बर्तन होती हैं उस पे वाइट वाइट सा लगा रहता है, वही होता है सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, याद रखना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो और क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अलावा कुछ आइसोटोप्स और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हाइड्रोजन का था, ठीक है। इसके अलावा जो आइसोटोप्स हैं, जैसे मान लो कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ कार्बन, कार्बन यानी कि सी, इसके 3 होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो है आइसोटोप्स कार्बन के पास भी होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। और किसका? और मान लो हम लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं। कौन कौन से? इसके होता है 8O16, 8O17, 8O18, ठीक है। यूरेनियम के ले लो, यूरेनियम के 2 होते हैं, 92U235, 92U238, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स का हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोबार में। तो जैसे यानी कि समभारिक की बात करते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स ये हो गया, आइसोबार की हम बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हो समभारिक, आइसोबार, ठीक है। समभारिक जिसे आइसोबार बोलते हैं। तो यहां क्या होता है, यहां जो है परमाणु जो क्रमांक होता है वो क्या होता है, वो भिन्न होता है, उल्टा हो जाएगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो द्रव्यमान या परमाणु भार होता है वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन उसमें क्या था, सेम ही एटम थे, इसमें क्या होगा, डिफरेंट एटम होंगे, यानी भिन्न भिन्न परमाणु के, जिनके परमाणु क्रमांक जो है भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु जो भार होता है वो समान होता है, तो उसे बोलते हैं समभारिक। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे 18AR40 ले लो और 20CA40 ले लो। बताओ, 18AR40 है और 20CA40 भी हो गया, नहीं हो गया है, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिनमें जो है ये क्या होता है, इसका जो परमाणु भार तो क्या होता है, परमाणु भार तो जो है समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे समभारिक। अब साथ ही साथ जो है हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक था ऐसे ही न्यूट्रॉनिक देख लेते हैं। तो ऐसा जिनमें ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। जैसे मान लो 2He4 ये ले लो, और एक एग्जांपल लेते हैं टाइटेरियम का ले लेते हैं 1:3 का। इसमें बताओ 4 में से 2 घटाओ, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। 3 में से 1 घटाओ, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये दोनों आपस में जो है आइसो न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो है कौन से आइसो न्यूट्रॉनिक होते हैं और कौन से जो है
जो है आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं होते हैं, मतलब संभारिक और वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं इसको अच्छे से समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी इसको बोलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो रेडियो एक्टिविटी नहीं कहेंगे इसको, रेडियो एक्टिविटी नहीं, रेडियो सिटी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, रेडियो सिटी। ठीक है, अब देखो ये रेडियो सिटी भी कई जगह पे लिखा है, कई जगह पे रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी भी लिख सकते हो। ठीक है, या रेडियो सिटी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रेडियो एक्टिविटा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटा। अब देखो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटा क्या होता है। सबसे बड़ी बात, किस परमाणु को हम रेडियो एक्टिव परमाणु बोलेंगे, ये चीज जानना जरूरी है। तो ऐसे परमाणु जिनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, ऐसे परमाणु जिनकी पेनेट्रेटिंग पावर जो है ज्यादा होती है, जो पेनेट्रेटिंग जो रेज होती है वो उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, यानी कि भेदन क्षमता अधिक होती है। ऐसे परमाणु को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। अब भेदन क्षमता की बात करें तो भेदन क्षमता क्या होती है, ये एक तरह की रेज निकालते हैं अपने से, एक तरह की जो है किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिससे जो है किसी को भेद करके वो किरणें चली जा सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि यूरेनियम हुआ। ठीक है, यूरेनियम हुआ। ठीक है, प्लूटोनियम हुआ, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। ठीक है, तो ये सब के सब, थोरियम हो गया, ये सब के सब जो है, और भी बहुत सारी चीजें, ये सब के सब जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिविटा क्या होती है, तो ये जो है एक तरह का नाभिक का गुण होता है, नाभिक का गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस होती है। ठीक है, नाभिक का ये गुण होता है, और ये जब विघटन होता है, यानी कि ये यानी कि ऐसे एटम्स जिनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, उनके जब डिसइंटीग्रेशन होता है, उनको उनको जब तोड़ा जाता है, तो वो जो है क्या निकालती है, यानी कि ऐसे एटम्स जिनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है, उनका डिसइंटीग्रेशन करने पर, डिसइंटीग्रेशन यानी कि तोड़ने पर जो है उनसे तीन तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। उनके विघटन पर जो है तीन तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है, इट इज नॉट द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, केवल जो है इनकी तोड़ने की एक तरह की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल इसमें ध्यान से समझना। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान जो है कौन लोगों ने दिया था, तो बता देते हैं कि मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, बैकरल्स एंड अदर साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनके जो है इनको डिस्कवरी किया इनका। ठीक है, ये माना जाता है कि जो एटॉमिक नंबर 83 के बाद, 83 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी परमाणु हैं, अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है ऑथेंटिकली अभी हैं। तो 83 के बाद के जितने भी तत्व होते हैं ना, वो सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो यूरेनियम की खोज किया गया था, किसके द्वारा इसका खोज किया गया था, तो बैकरल के द्वारा जो है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरेनियम की खोज किसने किया, तो बैकरल ने किया था। ठीक है, थोरियम की खोज जो है मैडम क्यूरी,
प्लूटोनियम वगैरह की खोज जो है उनके पति पियरे क्यूरी ये लोग ने किया था। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी जो है इसकी खोज किए थे। ठीक है, अब सुनो, जो यूरेनियम है, यूरेनियम इसका एक अयस्क है, ठीक है, जिसका नाम है पिच ब्लेंड। ठीक है, यूरेनियम का जो एक अयस्क है जिसका नाम है पिच ब्लेंड U3O8, इसका फार्मूला है, इसी अयस्क से इसको निष्कर्षण किया है, यानी कि यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन जो है इसी अयस्क से किया गया है। अभी हाल फिलहाल में अगर नए रेडियो एक्टिव तत्व की बात करें तो रेडान है, उसके बाद जो है रेडान के साथ साथ जो फ्रांसियम है, एक्टिनियम है, एस्टैटिन है जिसको एटी से लिखते हैं, ये सब प्रमुख है। ठीक है, तो ये याद रखना कि कभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे अभी मेंशन किया हूँ, जो बोर्ड पे लिखा हूँ, वो कहीं ना कहीं जो है आने वाले जो है क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा। अब जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अल्फा और जो बीटा गामा होते हैं उनकी भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है। तो अल्फा किरणें हमेशा जो है कैसी होती हैं, 2 यूनिट धनावेशित होती हैं, और बीटा जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के जैसे होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और गामा किरण तो सबसे ज़्यादा अगर जो है तीव्र गति से निकलती तो गामा किरणें होती हैं। ठीक है, काफ़ी मजबूती से हो जाती हैं। तो लगभग यहाँ से इतना क्वेश्चन है, इससे डिटेल में नहीं पूछेगा। तो आई होप ये सेशन हमारा ख़त्म हुआ। तो हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है बहुत सारा चीज़ें हमने डिस्कस किया, जो किसी भी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, चाहे किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे हो, स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, आरओ हो या जुडिशरी हो, एपीओ हो। क्योंकि जो बेसिक देखो क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो बेसिक साइंस होता है, बेसिक जो जनरल चीज़ें होती हैं वो सब में पूछे, सब पढ़ो, इतना पढ़ो कि डिटेल पढ़ो कि उन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।